एजी इज ब्लू, कोई मिशिगन तो हो गया, मिशिगन तो गया। मिशिगन एक्चुअली प्रूव टू बी अ डेंट ऑन ट्रम्प। ओके चलें जी। ट्रू, लेट्स सी। चलते हैं जी आगे टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा लास्ट टॉपिक हमने कौन सा किया था? मेरे ख्याल में हमने मवारदी शुरू किया था। यस यस, वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू, जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा आप में से किसी के मतलब आई वुड लाइक कि जो रिजल्ट है सीएसएस का, इसमें जो बच्चे फेल होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स आप देखिएगा कि पोलिटिकल साइंस में क्या मार्क्स की रेशियो चल रही है। सो आई हैव सीन ओनली 2 पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स जो कि फेल है, लेकिन पोलिटिकल साइंस में फेल नहीं है, बट आई हैव सीन द 2। दो लोगों से बात हुई है मेरी। अगर आपकी हुई तो प्लीज़ डू गिव दैट फीडबैक ताकि पता चले पोलिटिकल साइंस का क्या चल रहा है सीन। फेल के आते हैं मार्क्स, फेल को ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। अभी आई नहीं होगी, आजकल में आ जाएगी, बट मेरी बार समहाउ बात हुई थी, मुझे पता चला था आजकल में आ जानी है। एग्जैक्टली नहीं मुझे आइडिया है, वही कह रहा हूँ ना, लेकिन समहाउ पता चल ही जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है हमें। एनीवे चलते हैं टॉपिक पे। बट इफ यू गेट इट तो हम जरूर उसको फॉलो करेंगे, स्पेक्ट्रम को देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम जब अल-मवारदी पढ़ रहे थे तो अल-मवारदी के ऊपर जो सवाल आता है यूजुअली दैट कम्स ऑन हिज थ्योरी ऑफ इमाम, उसकी थ्योरी इमाम पे सवाल आता है। हमने उसकी वालेकुम अस्सलाम हसन, दोबारा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमने उसकी थ्योरी इमाम के बारे में देखा था कि उसकी क्वालिफिकेशन साथ चाहिए होती हैं, उसके इलेक्शन के 2 मेथड हैं और उसके रिमूवल की 2 कंडीशंस हैं। देयर आर 2 कंडीशंस इन विच एन इमाम कैन बी रिमूव्ड। मुझे कोई बताएगा आप में से मवारदी की बुक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? Yes, Al-Ahkamul Sultaniya. Al-Ahkamul Sultaniya is the name of the book. अच्छा अब हम जाएंगे उसके फंक्शंस के ऊपर, द फंक्शंस ऑफ इमाम। इमाम के जो फंक्शंस हैं, मवारदी प्रोवाइड्स। जी जस्ट स्टार्टेड जी। जी बुक्स काफ़ी सारी हैं उनकी, हमने मेन बुक को याद रखना होता है, दैट्स ट्रू। अल-मवारदी प्रोवाइड्स 10 फंक्शंस ऑफ फॉर द इमाम। वो 10 फंक्शंस की बात करता है जो इमाम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ही मस्ट परफॉर्म दोज 10 फंक्शंस। आप ना 9 कर सकते हैं ना 11 कर सकते हैं, 10 फंक्शंस हैं तो 10 ही आपने बताने हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे याद रख सकूं, बट अगर मुझे कोई एक भूल गया तो आप देख लीजिएगा। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ इमाम इज one of the basic functions of Imam is to protect the faith of Islam from impurities. So one of the most basic functions of Imam is to protect the faith of Islam. Not his faith, but the faith itself. The protection of Islam from the different impurities that might creep into Islam. उसका एक फंक्शन ये है कि वो इमाम को फेथ को, इस्लाम को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी अन इस्लामिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम अरेबिक में टर्म यूज करते हैं बिदअत। बिदअत का मतलब ये होता है, बिदा का मतलब ये होता है जो काइंड ऑफ क्या होती है, बैड इनोवेशंस। यस, सो दोज बैड इनोवेशंस मस्ट नॉट कम इन। अच्छा, न्यू बट बैड इनोवेशंस, अच्छी वाली इनोवेशंस नहीं, बैड वाली इनोवेशंस। अच्छा नाउ आपको पता है इस्लाम के अंदर पॉजिटिव इनोवेशन भी तो हुई हैं। हर इनोवेशन इज नॉट बैड इनोवेशन बाय द वे। जी हसन, आसान, एग्जैक्टली यही वाली।
ट्रू। एनीवे, सो कैसे करेगा इस फंक्शन में? वो ये भी कहता है, ही सेज दैट इमाम विल डू सो बाय promoting debates, by promoting discussions among the scholars of Islam. जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनकी डिबेट्स होंगी, उनकी डिस्कशंस होंगी, उनकी मीटिंग्स होंगी, एंड ड्यूरिंग दोज डिबेट्स एंड मीटिंग्स दे वुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ इस्लाम। बिकॉज इस्लाम के अंदर कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है, ये डिबेट एक सिंगल हैंडेडली नो पर्सन कैन डिसाइड. So therefore, for the purpose of protecting Islamic faith, he has to arrange meetings of the Muslim ulama and scholars. अच्छा, ये पहला फंक्शन है, and this is purely a religious function. ये purely a religious function है. Yes, kind of इत्तेहाद बस. Second, the imam must ensure that religious limits, the Islamic limits and the Islamic punishments are implemented in the state. जो इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, जो इस्लामिक लिमिट्स हैं, जिनके लिए हम लफ्ज़ हदूद इस्तेमाल करते हैं, दे आर एक्चुअली फॉलोड इन द स्टेट. हद एंड ताज़ीर, यस or no? They are followed in letter and spirit of Islam. That is part of his functions. Third, it is उसने डिफाइन नहीं करनी है हदूद, उसने उनको इम्प्लीमेंटेशन करवानी है. हदूद तो डिफाइन है इस्लाम के अंदर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इंटरप्रिटेशन, दैट्स पार्ट ऑफ हिज फंक्शन. थर्ड, it is imam's duty to ensure jihad in the state. It is his duty to ensure jihad for the glory of Islam. इस्लाम की ग्लोरी के लिए जिहाद की अरेंजमेंट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इमाम, ये उसका काम है. सो जिहाद वाला फंक्शन आ जाएगा. अच्छा, ग्लोरी ऑफ इस्लाम से क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोरी ऑफ इस्लाम? गुड नेम तो नहीं कहेंगे, एक्सपेंशन भी नहीं कहेंगे. हकमियत, स्प्रेड ज़्यादा करीब वर्ड हो जाएगा. एक्सपेंशन या स्प्रेड का लफ्ज़ दोनों कर लेते हैं. अच्छा, होता इस तरह से है कि मवारदी चूँकि एक रिलीजियस स्कॉलर भी थे, उनका एक आर्गूमेंट है और वो ये कहते हैं कि जो हैं इमाम है, वो देखेगा अगर तो इस्लाम की तबलीग में कोई रुकावट डालता है, अगर कोई इस्लाम की तबलीग में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ जिहाद फ़र्ज हो जाता है. यानी आप, if somebody wants to block the preaching of Islam, then jihad becomes mandatory against that. तो इस्लाम की तबलीग में, इस्लाम के फैलाव में कोई रुकावट डालेगा, उसके लिए, उसके खिलाफ जो है वो जिहाद फ़र्ज हो जाता है. सो हम फंक्शंस ऑफ इमाम पढ़ रहे हैं जी एज पर मवारदी. अच्छा, another function is, जो भी नंबर आ जाएगा, imam is to protect the state from external aggressions. जब बाहर से कोई हमला हो, एक्सटर्नल इन्वेजन हो, हमलावर आ जाए और आपने उस हमला आवर से प्रोटेक्शन करनी है, you have to protect yourself against such invasion. इमाम कैसे करेगा? For that purpose, he will have to lead his forces. वो अपनी फोर्सेस को लीड करेगा, वो मिलिट्री को लीड करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनकी प्रिपरेशन करेगा. सो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, ही इज़ लाइक कमांडर इन चीफ. ही इज़ लाइक कमांडर इन चीफ, एंड एज कमांडर इन चीफ ही विल मेक श्योर ऑल दोज अरेंजमेंट्स. आयतें आप डाल सकते हैं जी, उर्दू शायरी नहीं डालनी, आयतें डाल लेते हैं आप इसके अंदर, डाल सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी डाल सकते हैं आप. सो फोर्थ आसान, मेरे ख्याल में फोर्थ क्या था? आप मुझे कोई लिखते जी फोर्थ नंबर पे क्या था, बट मैं नंबर भूल गया हूँ उसके ऊपर. सो लास्ट मैंने फंक्शन बताया वो ये था,
लास्ट फंक्शन इज बेसिकली कि आपने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये बेसिकली करना है। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन इज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हमारे यहाँ मॉडर्न दौर में अगर मैं बात करूं तो आप लोग शायद जानते हो कि जो मिलिट्री प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी होती है डिफेंस करना। ये नॉर्मल है, मॉडर्न दौर में भी ऐसा ही होता है। ट्रम्प वाज द कमांडर इन चीफ, नाउ बाइडेन विल बी द कमांडर इन चीफ, खुदा न खास्ता, बट समहाउ। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज जो लास्ट में मैंने कहा उसका एक और काम होता है और वो काम ये होगा कि वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इमाम इज टू इंश्योर द इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर से मतलब ये है दैट किस मुल्क के अंदर कोई रिबेलियन ना हो, कोई इंसर्जेंसी ना हो, मुल्क के अंदर पीस मेंटेन रहे। ये जो लॉ एंड ऑर्डर में बाकी चीज़ें आ जाती हैं, स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह आ जाते हैं, चोरी डाके वगैरह, it is his job to ensure that everything is in peace in a state. ये उसकी एक बेसिकली मेन जो है वो कंसर्न भी है यहाँ पर। नाउ ये जो सारे फंक्शंस हमने बात की हैं, ये 4-5 फंक्शंस हैं जो मोस्टली रिलीजियस सेंस पे आते हैं, लेकिन अगेन डिफेंस, सिक्योरिटी, इस्लाम की ओर से बाकी भी रिलेट करेंगे, बट ये पर्टिकुलरली रिलेट करते हैं। अनदर फंक्शन इज, आगे शायद 6 नंबर है, जो भी नंबर है, साजिद इसको बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ अनदर फंक्शन इज दैट द इमाम हैज टू इंश्योर दैट जस्टिस इज मेंटेन्ड इन द स्टेट एंड ही हैज टू इंश्योर दैट जस्टिस इज देयर फॉर द पुअर एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग। यहां पे मवारदी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क देते हैं। He says कि he has to ensure, Imam has to ensure justice, and by implementing justice, he has to help the poor and needy, he has to be soft on them, and he has to be very harsh on the powerful. जो powerful लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, he will be harsh on them and justice will be lenient for the poor. तो ये एक बेसिकली आर्गुमेंट है उनका जस्टिस के वाले से। सो इट्स अ प्रो पुअर जस्टिस। नेक्स्ट, ही सेज जस्टिस होगा और जस्टिस जो है वो गरीबों के लिए सॉफ्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो अमीर और पावरफुल लोग होंगे उनके लिए थोड़ा टफ होगा, उनके लिए हार्श होगा। नेक्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ, एनी रीजन फॉर दैट, ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज का रीजन तो है इसके अंदर। आई मीन बिकॉज पुअर के साथ द रिच हैव द पावर, दे आर रिच, दे आर पावरफुल, एंड देयरफॉर दे आर लाइकली टू मिस यूज द पावर, एंड देयरफॉर उनके ऊपर सख्ती की जरूरत है। बिकॉज अगर एक पावरफुल बंदा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करता है, ही कैन रेक हैवक्स। Poor has limited resources and he cannot do greater evils. इसलिए वो शायद इसकी बात ज़्यादा करता है। जी, exactly, खुरम, true, true. Power is corrupt. Power is not corrupt. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Another function of the Imam is that it is his responsibility to collect zakat and खराज। हमारे उसमें भी होगा पुअर रिच दोनों के लिए, लेकिन पुअर की गलती को माफ किया जा सकता है, रिच की गलती को माफ नहीं किया जा सकता, ये सेंस है उसका। वो कहते हैं ज़कात एंड खराज, ही हैज टू एंश्योर दैट ज़कात एंड खराज आर कलेक्टेड। वो खुद तो नहीं करेगा, बट ही हैज टू मेक श्योर दैट इट इज कलेक्टेड। क्या फर्क है ज़कात और खराज में? मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे, ज़कात एंड खराज। खराज
What kind of Islamic tax? ज़कात इज प्रेस्क्राइब्ड इन इस्लाम टू, ज़कात जो है वो ज़कात मुसलमानों पे है या नॉन मुस्लिम पे है? ज़कात मुसलमानों पे है, ठीक होगी बात। अच्छा, खराज भी नॉन मुस्लिम पे है और जजिया भी नॉन मुस्लिम पे है, तो क्या फ़र्क है खराज और जजिया में? खराज और जजिया दोनों नॉन मुस्लिम पे हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली। खराज लैंड पे है फ़ायदा, और जजिया अच्छा बेसिकली अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज़। इस तरह से है कि जो जजिया है इट इज़ टेकन फ्रॉम द कंकर्ड स्टेट्स। जिस टेरिटरी पे आप ऑक्यूपाई करते हैं, मुस्लिम स्टेट है वो एक्सपेंड होती है, वो किसी टेरिटरी पे ऑक्यूपाई करती है, तो उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के बजाय अगर वो चाहते हैं स्टेट के वो इंडिपेंडेंट रहे, इफ अदर स्टेट वांट्स टू कीप इट्स इंडिपेंडेंस, देन इट हैज़ टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू इस्लामिक स्टेट। उसे कुछ खास पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे जो होंगे वो कहलाएगा जजिया। तो जजिया इज द मनी गिवन बाय अ नॉन मुस्लिम स्टेट टू अ मुस्लिम स्टेट एज अ प्राइस फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी। उसके बदले में वो इंडिपेंडेंट रहेगी, उसके बदले में वहां पे उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, आज़ादी की भी, और साथ सिर्फ आज़ादी नहीं है, सिक्योरिटी की भी है, और उसको बदले में सिक्योरिटी भी दी जाएगी सर। और लेकिन याद रखिएगा, जजिया हमेशा अपनी स्टेट नहीं, दूसरी स्टेट जो नॉन मुस्लिम होगी उससे लिया जाता है। अच्छा, खराज क्या है? खराज इज टेकन फ्रॉम द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर ही जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी जो इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, वो उनसे कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड खराज। जी ऑब्वियसली वो मुसलमान स्टेट का हिस्सा है, मुस्लिम स्टेट है उसके अंदर कुछ नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, और मुसलमानों से तो आ जाएगा ज़कात, लेकिन मुस्लिम स्टेट के अंदर ही जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे लिया जाएगा ज़कात के बराबर में, उसके प्रोपोर्शन में लिया जाएगा खराज। अमाउंट सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, बट अगेन दिस हाउ इट इज। यस, नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं उनसे जो टैक्स दिया जाता है उसको हम खराज कहते हैं, दैट्स ट्रू। सो ये ज़कात कलेक्ट करना, खराज कलेक्ट करना, ये उसकी जिम्मेदारी है, यानी अपने स्टेट के मुसलमानों से टैक्स कलेक्ट करना, अपनी स्टेट के नॉन मुस्लिम से टैक्स कलेक्ट करना, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी, इसको हम रेवेन्यू जनरेशन कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। Another function of the imam is to manage Baitul Mal. Another function is to manage Baitul Mal, from where he will help the poor and needy. From where he will help the poor and the needy, poor needy लोगों को वहाँ से बैतुल माल से मुस्तहिकीन जो हैं, जो गरीब हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ चैरिटी थिंग दैट वुड बी डन बाय द स्टेट। कितने हो गए फंक्शंस? 8 हो गए। सो बैतुल माल से गरीबों की और ज़रूरतमंदों की फाइनेंशियल हेल्प करेगा, दैट्स द बेसिक आइडिया। 9 फंक्शन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इमाम to appoint capable, honest, and pious people in his administration. अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस के अंदर, he will appoint pious, capable and honest people. अच्छा, that those people, that administration is called विजारत। That administration is called विजारत। So अगर पूछे कोई विजारत क्या है, तो विजारत is the administrators appointed by the imam for his governance। इसमें कौन लोग आएंगे? इसमें गवर्नर्स आ सकते हैं, इसमें मिनिस्टर्स आ सकते हैं, इसमें एडवाइजर्स आ सकते हैं,
they all officials who assist the imam in governance, that's called विजारत. Yes, like president in US, he also appoints, हर मुल्क में कर रहा होता. So विजारत जो है ये एक काउंसिल उसने, वो यस इज कैबिनेट कह लें, कैबिनेट गवर्नर्स इस तरह के लोगों को कह लें. टू वजारत खजाना नहीं, वजीर खजाना होता है. वजारत खजाना, हाँ वजारत खजाना भी होती है, लेकिन ये तो हम ट्रांसलेट करते हैं ना, अरबिक वर्ड है सॉरी. एनीहो, और मुस्तफा खजाना के अलावा भी बड़ी चीज़ें होती हैं दुनिया में. एनीहो, लास्ट फंक्शन जी, लास्ट फंक्शन, द इमाम must ensure that he has direct access to the people. Imam must ensure that he has access to the public directly, and he must be informed. He must show that he must be informed of everything that happens to the people. And for that purpose, he must not only rely on Wizarat. And for that purpose, he must not have only the channel of Wizarat. यानी सिर्फ वजारत के थ्रू से इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, डायरेक्ट एक्सेस हो लोगों तक, और डायरेक्ट लोगों से पूछ सके अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अबाउट देयर इश्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा. Why? Because Mawardi says that if something wrong happens, then it is the imam who shall be responsible and nobody else. इमाम जिम्मेदार होगा, इमाम की गलती होगी, किसी और की गलती नहीं होगी. That he has to ensure. So therefore he had a direct contact and direct eye on what is going on the society, what is going on in the state. That is a must thing for him. So this is these are all 10 functions जी जो हमने इमाम की बात की, and this is all the theory of Mawardi. आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, आसान है. मैं इसमें 10 फंक्शन को आप 9 नहीं कर सकते, 11 नहीं कर सकते. शायद अमीर हमको याद थे, पिछले 1 साल में 20 बार तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो याद ही होने. उससे पहले 40 साल पढ़ा चुका हूँ, 40 दफ़ा तो पढ़ा चुका हूँ. यूनिवर्सिटी में अलग पढ़ाने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी आजकल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, सेम टॉपिक मवार्दी. लेकिन वहाँ पे हम मवार्दी पे 4 लेक्चर रखते हैं. वी गो इनटू डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप, बट यहाँ पे इसको शॉर्ट करना नहीं, मेरा लेवल नहीं है, मेरी जॉब है, नौकरी है मेरी. जुल्फकार, यहाँ पे बच्चों के जो बोंगे सवाल आते हैं वो बोर नहीं होने देते, अच्छे लगते हैं. नो, अमीर हमजा बिल्कुल नहीं चाहिए. अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं. कोई सारे सवाल बोंगे नहीं होते, बट समटाइम दे कीप इंटरेस्ट. क्वेश्चंस आर ऑलवेज यू नो. अच्छा, कि मॉडर्न दौर से रेलेवेंस थी, इसमें आते हैं. साजिद, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे होता है. अच्छा, आगे चलते हैं. इसकी मॉडर्न दौर से रेलेवेंस, मॉडर्न दौर में रेलेवेंस पे ज़्यादा तो नहीं है. वो कोई मीटिंग में है जी, मीटिंग. अच्छा, देखते हैं बच्चों को ऐड करते हैं जो बच्चे रहेंगे. अच्छा, लेट्स गो टू द रेलेवेंस. इसके रेलेवेंस पार्ट पे जाते हैं. अच्छा, एज सच मवादी की थ्योरी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट तो नहीं है मॉडर्न दौर से, बट किसी हद तक, एक लिमिटेड हद तक हम कह सकते हैं. जी आगे ऐड कर दिया जी. अच्छा, नाउ पॉइंट इज, जो ईरान का सिस्टम है मॉडर्न दौर में, दैट इज टू सम एक्सटेंट, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय मवार्दीज थ्योरी. कैसे?
मुझे थोड़ा सा ईरान का सिस्टम बताना पड़ेगा, ये क्योंकि आप पेपर में लिख सकते हैं इस पॉइंट को। आप जानते हैं ईरान के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन ईरान? सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर भी कहते हैं उनको, और इमाम नहीं कहते उनको, इमाम नहीं कहते उनको, नायबे इमाम कहते हैं, उनको नायबे इमाम कहते हैं, इमाम नहीं कहते। अच्छा, लेकिन उसका एक टर्म है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन ईरान दैट इज कॉल्ड विलायत फकी। अच्छा, नो हमारा इजंट, हमारा फराबी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, मवार्दी नहीं था ज्यादा, ही वाज नॉट एज सच, लिमिटेड है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस। अच्छा, विलायत फकी बात है, और मैं अभी ये बता ही रहा हूं कि मवार्दी की थ्योरी का इंप्लीमेंटेशन किस पे हुई। तो ईरान के अंदर मैं कहां से बताने लगा हूं। अच्छा, ईरान में चूंकि ऑफिशियली जब से 1979 का रेवोल्यूशन आया, तो ईरान के अंदर एक जो सिस्टम है वो चेंज हुआ, और आप शायद जानते हैं कि ईरान के अंदर ऑफिशियली देयर इज द शियाइट इस्लामिक रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। जो 12 इमाम वाला शियाइट इज़म है, दैट इज ऑफिशियल रिलीजन इन ईरान। सो असना अशरी उसको हम कहते हैं, द 12 इमामेट वाला जो शिया इज़म है वो वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन है। अब आप में से कुछ लोग अगर जानते हो, जो 12 इमाम वाला शिया कॉन्सेप्ट है, 12 इमामेट वाला, जो मोस्टली पाकिस्तान में हैं 12 इमामेट वाले मेजॉरिटी में, तो जो 12 इमामेट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इमाम जो होते हैं दे हैव द रिलीजियस राइट टू बी द रूलर्स। आप शायद इस पॉइंट को जानते नहीं जानते, इसको हम कहते हैं विलायत फकी। विलायत मीन्स द पावर, द अथॉरिटी ऑफ द फकी, जो मोस्ट नोबल है, जो मोस्ट वर्दी है, ही मस्ट रूल, ही मस्ट हैव द अथॉरिटी टू हेड द स्टेट। तो उनका राइट होता है, ना डिवाइन राइट, चले डिवाइन कह ले, नेचुरल राइट कह ले, बाय बर्थ राइट कह ले, जो भी कह ले, बट उसको विलायत फकी कहते हैं। डिवाइन राइट भी इसको कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि शिया स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक 11 इमाम आए और वो चले गए, बट 12वें इमाम, जिनको इमाम मेहदी कहा जाता है, ही केम बट ही वॉज पिक्ड अप बाय अल्लाह। ही इज गायब, पिक्ड अप मतलब अल्लाह ने उठाया नहीं इस सेंस में, बट ही इज गायब एंड ही हैज डिसअपीयर्ड। ही इज प्रेजेंट बट ही इज नॉट प्रेजेंट। वो मौजूद हैं बट हम देख नहीं सकते, वो नजर नहीं आते, वो सामने नजर नहीं आते उनको। ही इज गायब। अब वो कब आएंगे वापस? ज़हूर नहीं हुआ एग्जैक्टली साजिद, ये जरा अप्रोप्रिएट वर्ड है, उनका ज़हूर नहीं हुआ। एंड ही विल अपीयर अगेन, ट्रू हिरा। अब क्वेश्चन ये है वो कब आएंगे? वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब इमाम मेहदी वापस आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक पूरी एक आइडिया है सर, क़यामत से पहले आएंगे वापस। लेकिन अब सवाल ये है शिया स्कूल ऑफ थॉट में, अगर इमाम की राइट है रूल करने का, तो 12वें इमाम हाजिर तो हैं, 12वें इमाम हाजिर तो हैं बट मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पे ईरानियन स्टेट ने, क्योंकि ईरान 12 इमाम वाला जो शियाइट रिलीजन है उसको मानते हैं, तो अब होना ये चाहिए कि इमाम रूलर होने चाहिए वहाँ पे। लेकिन चूंकि 12वें इमाम मौजूद हैं लेकिन ज़हूर नहीं है उनका, वो सामने नहीं है, तो उनकी जगह पे एक नायबे इमाम जो है ही गवर्न्स। उस नायबे इमाम का जो टाइटल है दैट इज सुप्रीम लीडर। अब सुप्रीम लीडर जो है वो है नायबे इमाम। अब इस नायबे इमाम को इलेक्ट करेंगे मुजतहिद। जो मुजतहिद हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो नायबे इमाम को सेलेक्ट करेंगे। तो नायबे इमाम बाय बर्थ नहीं है,
ही इज चोजन बाय द स्कॉलर्स ऑफ द उम्मा। लेकिन जो इमाम है ही इज द रियल हेड, बट जब तक वो नहीं है तो उनकी जगह पे उनके डेप्यूटी इमाम जो है वो गवर्न करेंगे एज सुप्रीम लीडर। और जब इमाम आएंगे, ये ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर ना हो तो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ना हो तो डेप्टी स्पीकर, तो इमाम नहीं है तो उनकी जगह नायब इमाम, और नायब इमाम जो है वो ही इज चोजन बाय दी मुजतहिद, और वो कहलाता है नायब इमाम, सुप्रीम लीडर कहलाता है। एंड दैट इज वाई ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर है वो ही इज देयर टिल हिज लाइफ, जब तक लाइफ है वो मौजूद है, बिकॉज इमाम के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। So ये idea that Imam should rule, that idea was taken from Mawardi by the Iranians. हालांकि Mawardi himself was from a Shafi school of thought. वो Shafi school of thought. That's it जी. Any question? जी Mustafa there till that. No, Ribsha, there is president. PM नहीं है, president होता है। ही जो सुप्रीम लीडर है, ही इज द रियल हेड ऑफ स्टेट। नो, शाफी स्कूल ऑफ थॉट इज नॉट शिया जी, दे आर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के चार जो हैं उनमें शाफी, मालिकी, शाफी, हनफी और चौथे कौन से? उस्मान, वी हैव टू राइट द लास्ट पार्ट ओनली इफ द क्वेश्चन इज ऑन मॉडर्न रेलेवेंस। जी हम बिलीव, यस, अगर मॉडर्न रेलेवेंस है तब करना है, तो नहीं। यस, दिस इज द ओनली रेलेवेंस। Rouhani is not leader, Rouhani is the president, and the supreme leader is Ayatollah Ali Khamenei. President in Iran is less powerful than the supreme leader in Iran, yes. Yes, Imam appoints the president. Imam ईरान के अंदर बात करें तो इमाम नहीं अपॉइंट करता, बेसिकली अवाम इलेक्ट करते हैं उसको, प्रेसिडेंट को। नहीं, रूहानी नाम ही है, वैसे वो रिलीजियस होना जरूरी नहीं उनके लिए, वो नाम के रूहानी है खाली। जी अमीर हमजा, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट वो शूरा जो है ना अमीर हमजा, उसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, जिसके अंदर रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं। नो 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 नो, यूएस से कहाँ रिलेट करेंगे इमाम, या इमाम को यूएस से कहाँ रिलेट करेंगे? उधर कोई क्रिश्चियन इमाम होता हो तो मुझे नहीं पता। नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान में, मैंने फंक्शंस का नहीं कहा, मैं तो इमाम की बात लफ्ज़ यूज करूं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमामत है वो वहां से इस तरह से लेते हैं वो। हम ऐसे कहेंगे नहीं हरीम, यू आर राइट, बट हम ऐसा कहेंगे नहीं जी। Iranians took this concept from al-Mawadi, true. सुप्रीम लीडर को इलेक्ट किया था। अगेन हम देखिए पेपर में, आप इस चीज़ में नहीं आएंगे ना, हम ईरान पे आप चले गए, आप मवादी पे रहेंगे कि मवादी का क्या लिंक बनता है, ईरान में जो हो रहा है उसको छोड़ें आप। अब द सेकेंड पार्ट, इफ इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड फिर रेलेवेंस लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ Al-Mawardi was a student of his teacher. I don't know whoever was, जो भी टीचर थे। Okay. जी ट्रू रिमशा, दैट्स ट्रू। उमर, दैट्स नॉट रेलेवेंट, ईरान से हम बात नहीं करेंगे। आई कैन आंसर दैट बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज ताकि मैं आप रोक सकूं कि हम मवादी भी रहते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक फेथ। मवादी की स्कूल ऑफ थॉट का था शाफी स्कूल ऑफ थॉट। आप बस क्वेश्चन में, आप जब पेपर में लिखेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे, इनको एलैबोरेट कर देंगे, आप एक्सपेंड कर देंगे। तरतीब आगे पीछे हो सकती है फंक्शंस की, कोई इस तरह की जरूरी नहीं है।
और नहीं है मरियम, कोई ऐसा और नहीं है। आगे चलें अगले टॉपिक पे। ओके, लेट्स मूव जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इब्न खल्दून। क्रिटिसिज्म मुस्लिम थिंकर पे ऐसा चाहता नहीं है ज्यादा, इसकी करने की जरूरत नहीं है। इब्न खल्दून, ये डेट ऑफ बर्थ चेक करिएगा प्लीज। चेक करिएगा। नहीं जी, टर्की वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, टर्की में नहीं। ओके, गुड हो गया, ठीक हो गया, गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो जीना एडिट है जी उसमें ग्रुप में। जी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखने बेहतर होता है आंसर में। बायोग्राफी पूरी नहीं लिखनी, बट डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिख दिया करें अगर आपको याद हो तो। जी जी ना, वो उसमें मैसेज आया था कि उनको ऐड करें, मैंने कहा आ गया हूँ। अब हो गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अब ऐड होगी। लेट्स स्टार्ट जी। मवारदी इब्न खल्दून। अगर आप मुझसे पूछेंगे मुस्लिम थिंकर में सबसे इंपॉर्टेंट इब्न खल्दून है, इफ यू आस्क मी, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बायोग्राफी से चलते हैं। इब्न खल्दून वाज बोर्न इन ट्यूनीशिया। ही वाज बोर्न इन ट्यूनीशिया। ट्यूनिस जो है वो अल्जीरिया और लीबिया के दरमियान में है, ये अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका में। ऐसे अगर आप मैप पे देखें तो अफ्रीका, अल्जीरिया और लीबिया के दरमियान में ऊपर टॉप पे छोटा सा स्टेट आएगी ट्यूनीशिया, जिसको हम बर्थ प्लेस ऑफ अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। ट्यूनिस मुल्क का नाम है, उर्दू में और अंग्रेजी में ट्यूनीशिया कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ अरब स्प्रिंग। जी ट्रू। अच्छा, हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेन। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेन टू अफ्रीका। थे वो अरब ही, बट दे हैव मूव्ड टू स्पेन, बट फ्रॉम स्पेन दे रिटर्न बैक। इब्न खल्दून was born in a politically active family. He was born in a politically active family. He got his basic religious education at home. He got his basic religious education at home. He also learned Quran by heart. He also learned Quran by heart, यानी हाफिज़ कुरान थे। And he studied history. Later on, he joined the court of Tunisia. Later on, he joined the court of Tunisia. ट्यूनिस की कोर्ट से मतलब है वहां पे दरबार, अदालत नहीं, कोर्ट से मतलब था दरबार। तो बादशाह के पास ट्यूनिस के जो रूलर्स थे उसको ज्वाइन किया दरबार को। एज हिस्टोरियन, रिकॉर्ड कीपर, एज हिस्टोरियन उन्होंने ज्वाइन किया कोर्ट ऑफ ट्यूनीशिया को एट अ यंग एज। नहीं, आजकल वाला दरबार नहीं, साजिद खुदा के लिए प्लीज। बादशाह का दरबार उस तरह का नहीं होता था, मतलब दरबार से मतलब है बादशाह का, क्या कहें उसको उर्दू में, जो भी कहते हैं आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ।
उनका सरे पैलेस, उनका राइवेंट कह लें, जो भी कह लें, ठीक है, जो भी है, हाँ, जहाँ बादशाह का ऑफिस होता था सर। अच्छा, ना एज अ रिकॉर्ड कीपर हिस्टोरियन उसने ज्वाइन किया उनको, बनीगाला, यस यस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। दीवान का लफ्ज़ भी यूज कर सकते हैं, अमना यू आर राइट, दीवान का लफ्ज़ भी कह सकते हैं, रॉयल कोर्ट, जो भी करें, जो भी करें, बस आपको समझ आ गई। आगे, अच्छा, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, because of political instability, Ibn Khaldun could not find the peace time at one given place due to the political instability. Ibn Khaldun could not find the peace at one given place and time. Sometimes he became the advisor to the kings, and other times he was exiled and imprisoned. So he remained part of the court. He remained part of the court. बादशाह के दरबार का हिस्सा रहा, but he also was a prisoner भी रहा. He also remained at the post of Qazi as a judge भी रहा. It is for this reason that he traveled all across the region. जो नॉर्थ अफ्रीका है, जो मिडिल ईस्ट है, he traveled all across that region. He was acting as a qazi. He was acting as a qazi in Egypt during last years of his life. During last years of his life. कोई बात नहीं इसमें. सो लास्ट जो पोस्ट थी उसकी, वो एज काजी थी इजिप्ट के अंदर सर. इब्न खल्दून रोड डिफरेंट बुक्स थी, डिफरेंट किताबें इब्न खल्दून ने लिखी हैं, बट उनकी जो सबसे पॉपुलर बुक है, जो हम सारे मैट्रिक में पढ़ते हैं, कौन सी बुक है? नाम मुकद्दमा. यस, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा जो भी हैं. मुकद्दमा, DDI लिखा हुआ है या A है, जो भी है, मुकद्दमा. दैट्स द नेम ऑफ हिज बुक. मतलब क्या होगा मुकद्दमा का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुकद्दमा? नॉट अ लीगल केस, नॉट अ लीगल वन केस, बट नॉट लीगल वन. केस से मतलब ये होगा मुकद्दमे से, यहां से मतलब है आर्गुमेंट. आर्गुमेंट उसका मतलब है आर्गुमेंट देना, कोई बयान देना, लाइक अ केस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. दैट्स टू मीन. नॉट जस्ट इस्लामिक टेनेट्स, ये इस्लामिक से लिंक नहीं है इसका बुक का. बहस करना, यस दैट्स ट्रू. एनीहो, डिबेट, दैट कुड बी अनदर गुड वर्ड. यस सामना. तो ये बेसिकली एक पॉइंट है जी. इसकी बुक का नाम, बड़ी पॉपुलर बुक है, वेल नोन बुक है मुकद्दमा की. यू शुड नो दैट. इज बायोग्राफी क्लियर?
यस। अच्छा, इब्न खल्दून पे सवाल एक ही आता है और वो है उसकी थ्योरी ऑफ अस्बिया। जी ज़ीशान, आप इसको प्रोनाउंस भी कर दें और तर्जुमा भी बता दें। ओके, हिज थ्योरी ऑफ अस्बिया। ओके, गुड, थैंक यू ज़ीशान। जी साजिद, यस, थ्योरी ऑफ अस्बिया। अच्छा, इसके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे। यस आमना। अच्छा, इसकी थ्योरी ऑफ अस्बिया जो है वो सोशियोलॉजी में भी आती है और यहाँ भी आती है। अगर आप में से कोई सोशियोलॉजी, आप लोगों ने सोशियोलॉजी में पढ़ा है? पढ़ लिया बस? आधे लोगों ने यस, आधे लोगों को मिला था एक पैच और होगा, एक नहीं हुआ होगा। चले, जो भी है, जिन्होंने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। थ्योरी पे चलते हैं। आयशा एक दफा सवाल आया था उसके पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। किरण एग्जैक्टली ये नहीं लिखेंगे, डिफरेंट लिखेंगे, बट आ जाता है। जिन्होंने पढ़ लिया वो चाय पिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। जी साथ ये सेम थ्योरी होगी। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे सवाल एक दफा आया था वो भी राइज एंड फॉल ऑफ नेशन या स्टेट की, वो भी ये रिलेट करती हैं सारी चीजें। लेट्स स्टार्ट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट करेंगे जी, उसको छोड़ के नहीं जाना। अच्छा, इब्ने खल्दून was living at a time when Muslim states were in a disarray. He was living at a time when Muslim states were in a disarray. वो उस टाइम पे रह रहा था जब मुस्लिम स्टेट्स डिवाइडेड थी, उनके दरमियान में उनके अंदर इंस्टेबिलिटी थी, डिसरे था। एंड in this political instability, no government, true Mustafa, there was disarray, and in this political instability, the different tribes and groups were in constant rivalry and clash with each other. Those different groups, tribes were in constant rivalry and conflict with each other. हर वक्त उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट था, राइवलरी चल रही थी। And those tribal rivalries and conflicts resulted in overthrow of many governments, जिसको मॉडर्न जबान में कहते हैं रिजीम चेंज। आप वहां ना लिखिएगा वैसे, बट दोज राइवलरीज रिजल्टेड इन द frequent change of governments, Ali, I don't know, I don't
I'm not so sure about it, so I won't comment on that. अगर आप में से कोई जानता हो जी, was it the time of Hassan bin Sabah? I guess so. लेकिन अमीर खुसरो के ज़माने में था हसन बिन सबा. अब मुझे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं आइडिया है, बट अगर आप में से कोई जानता हो, क्या ये वही टाइम फ्रेम है? नहीं हो, अगर किसी को आइडिया हो देख लीजिए, मुझे नहीं आइडिया. अच्छा, अब पॉइंट ये है कि एक केओस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ट्राइबल फ्यूड्स थी, और साथ में उसकी वजह से गवर्नमेंट्स भी चेंज हो रही थी. इब्न खल्दून was interested in exploring the reasons for the frequent changes in government, and the reasons for tribal rivalries and conflicts. Sajid, I didn't get the question. He was interested in exploring the reasons of conflict between different tribes and the reasons for change in governments. So, आसान लफ्ज़ों में उसके ज़माने में जो केओस था, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उन कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके रीजंस को देखने के लिए, ही गेव द थ्योरी ऑफ अस्बिया. इज इट क्लियर जी? ओके, थैंक यू अलीफ. ठीक हो गया, सबको समझ आ गई इसकी कॉन्टेक्स्ट की. अब थोड़ा सा मैं उसकी अस्बिया का डिबेट पे जाऊंगा, तो आपको थोड़ा और मजीद समझ आ जाएगी, और कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह भी गई होगी. तो आसान पहला पॉइंट एक ही पॉइंट था, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सेम ही है. थोड़ा पॉइंट ये है कि बेसिकली उसके अंदर कि उसके ज़माने में था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वो इंटरेस्टेड ये था कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही गेव द थ्योरी ऑफ अस्बिया. लेट्स सी द थ्योरी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. मेरे पास चैट शॉट आ रही है, जिन्होंने भी शेयर किया थैंक यू शेयरिंग करेंगे. नमाज ब्रेक लेनी है मुझे, प्लीज़ नमाज का फिर बताइएगा कितने बच्चों ने नमाज पढ़नी है. 2-3 मैसेज आ गए मुझे. नहीं, हम थ्योरी शुरू करेंगे फिर कंटिन्यूस करेंगे. अब 10 मिनट बाद ब्रेक कैसे ले लें? अच्छा ओके, कैन वी टेक ब्रेक एट 5:20? 5:20 में ले लें ब्रेक 10 मिनट की. किसी की नमाज कज़ा तो नहीं होगी ना? ओके ठीक है. मेरा ख्याल है 8 मिनट में नमाज कज़ा किसी की नहीं होगी, मेरा ख्याल है, अगर अब कज़ा नहीं होगी. ओके ठीक है. असल में ना बच्चे डिफरेंट जगहों पे हैं, तो कुछ लोगों का इशू रहता है. जी ओके ठीक हो गया. लेट्स कंटिन्यू, थ्योरी पे चलते हैं. 8 मिनट में कुछ एक बेसिक आइडिया देता हूँ. अगर गौर से सुनिएगा प्लीज, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आम ना अंडरस्टैंड, सॉरी, लेट्स स्टार्ट. द अस्बिया वर्ड
is the Arabic word. It's the Arabic word which literally translates into turban. Which translates into turban. टर्बन किसे कहते हैं? पगड़ी, पटका कह लें, पगड़ी कह लें, जो भी कह लें. अच्छा, ना ये जो पगड़ी होती है, ये इसका लिटरल मीनिंग है अस्बिया का, पग कह लें. अब हाउ इट रिलेट्स विद इट, ओके, पटके इन पश्तो. टर्बन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द हेड, ये सर के गिर्द घूमती है. अस्बिया को जब हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं, उसका लिटरल मीनिंग नहीं, उसका सेंस ऑफ द वर्ड, इट इज लाइक ग्रुप सॉलिडेरिटी. ग्रुप सॉलिडेरिटी, ग्रुप माइंड. उसको ग्रुप सॉलिडेरिटी कहा जाता है, उसको ग्रुप माइंड कहा जाता है. सॉलिडेरिटी मतलब जब आप एक दूसरे के साथ गुड विल रखते हैं, सॉलिडेरिटी. ग्रुप माइंड मीन्स आपका माइंड मिलता है, यू हैव सम काइंड ऑफ यकजहती होती है, आपकी एक साथ अटैचमेंट होती है, बॉन्ड डेवलप होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अस्बिया. अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल यह है, पगड़ी जो होती है, इट्स लाइक यूनिटी. यस, यूनिटी और हार्मनी का यूनिटी. अच्छा, आप पगड़ी जो होती है, इट इज एक्चुअली द पीस ऑफ क्लॉथ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द हेड, जो सर के गिर्द एक खास पॉइंट पे लिपेटी जाती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज टाइड टुगेदर. अब पॉइंट ये है कि अस्बिया भी, इट इज द सॉलिडेरिटी और द यूनिटी, द टाइटनेस ऑफ द पीपल अराउंड अ कॉमन आइडिया. जब लोग किसी एक खास आइडिया के तहत इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से गुड विल जेस्चर डेवलप करते हैं, दैट काइंड ऑफ सॉलिडेरिटी इज कॉल्ड अस्बिया. अस्बिया का वर्ड निकला है अस्प से. अस्प कहते हैं टर्बन को, और टर्बन का मतलब है पीस ऑफ क्लॉथ दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्टिकुलर पॉइंट. इट्स नॉट अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, डेफिनेटली नॉट. ये सेंस में नहीं है पगड़ी का. इसका टर्बन का सेंस ये है कि जिस तरह टर्बन का कपड़ा एक सर के खास पॉइंट के गिर्द घूमता है, तो लोग भी किसी एक खास पॉइंट के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक खास आइडिया पे इकट्ठे हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर, जी किरण, एग्जैक्टली, लोगों का किसी कॉमन पॉइंट पे इकट्ठे होना, कॉमन पॉइंट के ऊपर, कॉमन चीज के ऊपर इकट्ठे होना, एक सॉलिडेरिटी डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड द अस्बिया. यूनिटी ऑफ अ सोसाइटी में क्या कहेंगे? यूनिटी ऑफ द पीपल ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया, पॉइंट ऑफ यूनिफिकेशन. यस, इट्स बेसिकली एनालॉजी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Yes, true, Hari. It's kinship, it's attachment, it's a bond that you feel towards each other. और वो बॉन्ड के पीछे कोई ना कोई एक फैक्टर होता है. देयर इज समथिंग दैट यूनाइट्स पीपल. मैं वैसे पूछूं आपसे, आपके और पैलेस्टीनियंस के दरमियान में क्या चीज है जो आपको इकट्ठी करती है? दैट्स अ रिलीजन, इस्लाम. सो एनी आइडिया दैट यूनाइट्स पीपल, that kind of feeling is called solidarity, or that's what it means by the turban and all that. अब इब्न खल्दून कहता है that asbiya, the group solidarity, is primarily developed. Yes, Sajid, group solidarity is primarily developed on the basis of the common race or tribal affiliation. People who belong to the same tribe
the people who belong to the same tribe, the people who belong to the same race, they develop solidarity with each other. They develop harmony and bond with each other. So the basis of Asbiya, the basis of solidarity is race and it is tribal identity. ये समझ आ रही है? असबिया सॉलिडरिटी का नाम है, और वो सॉलिडरिटी किस बुनियाद पे होती है, उसके पीछे रीजन क्या है? वो कहते हैं रिलीजन नहीं है, बुनियादी वजह है, बेसिक रीजन है, वो है ट्राइबलिज्म एंड रेस. ही सेज another factor, this is the most important factor. ग्रुप सॉलिडरिटी का सबसे मेन बेसिस जो है वो ट्राइबल आइडेंटिटी है, कॉमन रेस है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नॉट द ओनली फैक्टर. बाकी फैक्टर्स भी हैं. बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? द अदर फैक्टर्स इंक्लूड टेरिटरी और ज्योग्राफी. The people living in the common geography, they are likely to develop some solidarity. एक जगह पे इकट्ठा रहने वाले लोग भी solidarity develop कर लेते हैं. Then sometimes people, yes, regionalism too. Sometimes people develop solidarity on the basis of religion. मजहब के नाम पे भी बॉन्ड बना लेते हैं sometimes. But most important is race or tribal identity. Culture का लफ्ज ऐसा जिसने यूज नहीं किया, बट ज्योग्राफी के साथ कल्चर भी आ जाता है, टेरिटरी के साथ. So he says that group solidarity or Asbiya is primarily based on the common race and common tribal identity, but additionally it can be territory, it can be religion, etc. So those who belong to the same race are likely to form one Asbiya. Now take 9 minutes break, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम Asbiya के बारे में मजीद बात करेंगे. ये उसने कहा है जी, मेरी एग्जाम्पल नहीं है.